हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है कि कल से 9 का जो स्टूडेंट है उन लोगों का बोर्ड चालू हो रहा है। कल से जो एग्ज़ाम होगा वो होगा टर्म 1 और कुछ दिन बाद मतलब आपका जून का लास्ट में टर्म 2 होगा। तो जो टर्म 1 होगा उसके लिए जैक ने मॉडल सेट जारी किया हुआ है। तो जैक लगभग हर एक सब्जेक्ट का दो दो मॉडल सेट जारी किया हुआ है। तो कल से एग्ज़ाम है तो आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट का जो मॉडल सेट 1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ लिखा हुआ है उसमें पहले देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि कुल 40 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन का एक अंक रहेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन का एक मार्क्स रहेगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि आपका गलत उत्तर के लिए मार्क्स कटता है, बट यहाँ पर नहीं होगा। मतलब आप लोग जितना सही उत्तर दे के आएंगे उतना मार्क्स आप लोग को मिलेगा। तो चलिए, अब 40 क्वेश्चन है, जैक द्वारा जारी किया गया है, मतलब 40 का 40 इंपॉर्टेंट है। तो हम सॉल्यूशन आप लोग को एक एक करके बताएंगे। अच्छा से देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नंबर 1 क्वेश्चन में, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। सबसे पहले सदिश का मतलब समझिए। सदिश मतलब जिसका दिशा होता है, जिसका दिशा होता है। तो इसमें दिया हुआ है कौन सदिश नहीं है, मतलब किसका दिशा नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में जो है दूरी, दूरी आंसर होगा, मतलब दूरी ऐसा होता है जिसका दिशा नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दूरी। नंबर 2 जो क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो नंबर 2 का आंसर होगा बी। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, मतलब चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है और दोनों का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन आता है, ऑडोमीटर क्या मापता है। देखिए, ऑडोमीटर उस यंत्र को कहते हैं, आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, गाड़ी के सामने में जो दिया हुआ रहता है, जिसमें आपका किलोमीटर, कितना किलोमीटर गाड़ी चला, वो वाला देता है। ठीक है। तो ऑडोमीटर क्या मापता है, ऑडोमीटर दूरी मापता है। और अगर क्वेश्चन रहेगा स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो स्पीडोमीटर अगर रहता तो होता स्पीडोमीटर चाल मापता है। ठीक है, मतलब स्पीडोमीटर स्पीड मापता है और ऑडोमीटर दूरी मापता है। देखिए नंबर 5 जो क्वेश्चन है, 20 मीटर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में मान कितना होगा। तो नंबर 5 जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है और एकदम बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल है, मतलब क्लास 9 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहला जो न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है यही सबसे शुरू हो रहा है। तो देखिए एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपका दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया रहेगा न्यूमेरिकल, मतलब मीटर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने बोलेगा, तो आप लोग जो वैल्यू दिया रहेगा उसको इंटू 18/5 से इंटू कर दीजिएगा, मतलब जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको इंटू 18/5। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 मीटर सेकंड का किलोमीटर, तो हम लोग करेंगे 20 इंटू 18/5। तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 5 और 20 कैंसिल, 4 4 18 ज़ा 72 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब 5 का आंसर हो जाएगा बी। ये दो चीज याद रखिएगा कि अगर 5 का आंसर होगा बी। दो चीज याद रखिएगा, अगर मीटर सेकंड से किलोमीटर आवर में चेंज करने बोलेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, और अगर किलोमीटर पर आवर से चेंज करने बोलेगा मीटर पर सेकंड में तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा। ये दो चीज याद करके रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन शायद देगा तो आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो कार का त्वरण क्या है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो कार का जो चाल दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दूरी तय करने में जो दिया हुआ है, पहला लग रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा लग रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो हम लोग जो जो दिया हुआ है पहले लिखेंगे। पहले दूरी दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे दूरी S इक्वल 15 मीटर। फिर दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, मतलब जो 18 किलोमीटर पहले है वो प्रारंभिक वेग है, मतलब U दिया हुआ है, U दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। अभी हम जो बोले किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 को जब हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 5, मतलब U हम लोग का हो गया 5 मीटर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग भी देखेंगे, भी हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। फिर से हम लोग करेंगे
36 इंटू 5/18, v इक्वल 36 इंटू 5/18, कैंसिल आउट 2 10, v हम लोग का आ गया 10, तो u हो गया 5, b हो गया 10। अब निकालने हम लोग को बोला है कार का त्वरण, तो हम लोग त्वरण का फॉर्मूला जानते हैं, a इक्वल v माइनस यू बाई टी होता है, a इक्वल अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई समय। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ये फॉर्मूला से ये वाला नहीं कर सकते, तो हम लोग इस वाला न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। यहाँ पर v का वैल्यू है 10 स्क्वायर माइनस यू का वैल्यू है 5 स्क्वायर और 2 ए हम लोग को निकालना होगा और एस दिया हुआ है 15, इधर हो गया 100 माइनस 25 इक्वल 30 ए, मतलब 75 इक्वल 30 है। फिर यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ करते हैं 75 इक्वल हो जाएगा 30 ए, तो ए इक्वल हो जाएगा 75/30, मतलब वैल्यू आ जाएगा 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5/2, तो 5/2 जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आंसर हम लोग का हो जाएगा। 2.5 जो आंसर दिया हुआ है वो वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा। मतलब आंसर हो जाएगा हम लोग का 2.5 मीटर सेकंड स्क्वायर, 6 का ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बल एफ इक्वल होता है एम में, एम ए, एम का एसआई मात्रक होता है केजी और त्वरण ए का होता है मीटर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए केजी मीटर सेकंड है लेकिन स्क्वायर नहीं दिया हुआ है और सी में न्यूटन दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा, मतलब 7 का सी होगा। नेक्स्ट, अब 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 7 तक हो गया। देखिए, जैक द्वारा जारी किया गया है, मतलब हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए अब नंबर 8 से, ठीक है। नंबर 8 क्वेश्चन है, एक न्यूटन किसके बराबर है? अभी जो हम लोग बोले कि एक न्यूटन मतलब जो वैल्यू हम निकाले केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, तो एक न्यूटन हो जाएगा 1 केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब नंबर 9 देखिए, नंबर 9 क्वेश्चन है, 3 पिंड दिया हुआ है, ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 2 केजी और 10 केजी है। इस इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है? किसका जड़त्व सबसे कम पूछा है। तो 9 में देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि द्रव्यमान, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जड़त्व के। द्रव्यमान जिसका ज्यादा रहेगा जड़त्व उसी का ज्यादा रहेगा, द्रव्यमान जिसका कम रहेगा जड़त्व उसका कम रहेगा। मतलब यहाँ पर जिसका वेट कम रहेगा उसका जड़त्व सबसे कम होगा, तो जो वेट सबसे कम है वो है जो बी वाला है, 3 पिंड मतलब बी पिंड जिसका वेट है 2 केजी, तो आंसर होगा बी नंबर, बी का। उसके बाद नंबर 10 क्वेश्चन पर आते हैं, 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण, त्वरण निकालने बोला है। क्या क्या दिया हुआ है वो लोग वो बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए, 1 केजी द्रव्यमान मतलब मास दिया हुआ है, मास 1 केजी एंड 1 न्यूटन बल मतलब फोर्स एफ दिया है 1 न्यूटन, निकालने बोल रहा है त्वरण ए। तो हम लोग जानते हैं एफ इक्वल एम ए होता है, एफ का वैल्यू भी 1 है, एम का वैल्यू भी 1 है, ए निकालने बोल रहा है, इधर आ जाएगा 1/1 इक्वल ए, तो ए भी हो जाएगा 1 और त्वरण का मात्रक होता है मीटर सेकंड स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यूनिट सब भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि नंबर 1 में भी 1 है, नंबर सी में भी 1 है, नंबर डी में भी 1 है, लेकिन त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर सेकंड स्क्वायर, तो इसीलिए 10 का डी होगा। नंबर 11, न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है? न्यूटन के गति का पहला नियम जो हम लोग जानते हैं, अगर वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा और अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो ये हम लोग, इससे हम लोग जड़त्व की परिभाषा मिलता है, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। न्यूटन गति के नंबर 12 देखिए, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? तो इससे हम लोग
बी नंबर होगा, मतलब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से हम लोग को F इक्वल ma जो मिलता है वो दूसरे नियम से हो जाएगा। देखिए 13 नंबर एक क्वेश्चन है कि g का मान क्या होगा, मतलब स्मॉल जो g होता है उसका मान क्या होगा। तो स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, मतलब 13 का होगा b। और यहाँ पर अगर कैपिटल जी पूछता तो उसका होता 6.7 इंटू 10⁻11। नंबर 14 में आते हैं, 60 केजी द्रव्यमान दिया हुआ है, किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। तो देखिए यहाँ जो जो दिया हुआ है नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 60 केजी द्रव्यमान, मतलब मास दिया हुआ है, मास m इक्वल 60 है। उसके बाद किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो हम लोग वेट निकालेंगे, W इक्वल, तो वेट इक्वल होता है mg। m दिया हुआ है 60 और g का वैल्यू भी यहाँ दिया हुआ है 10, तो वेट हो गया 600। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, ये जो हम लोग वेट निकाले ये पृथ्वी के लिए निकाले, W इक्वल mg। और चंद्रमा में किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। मतलब अगर पृथ्वी में इसका भार 600 केजी है तो चंद्रमा में हो जाएगा 600 इंटू 1/6, दैट इज 100। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा 100 न्यूटन, मतलब नंबर सी, 14 का नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 15, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, ये पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो इसमें होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है तभी एक दूसरे चीज में मिल पाता है, मतलब चीनी पानी में मिल जाता है, पानी चीनी में मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 16 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। ये आप लोग का चैप्टर 1 में पहला टॉपिक ये है कि कौन वाला पदार्थ है। पदार्थ का डेफिनेशन, मैटर का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि एनीथिंग व्हिच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। तो मतलब जो कोई जगह घेरता है और जिसका कुछ वजन होता है वो पदार्थ कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, शीतल पे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना, मतलब दो अलग अलग पदार्थ से वो मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो दो विभिन्न पदार्थ का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका 18 का आंसर घनत्व होगा। देखते हैं घनत्व। 18 का आंसर ए हो जाएगा। 19 देखिए, 19 क्वेश्चन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, ये किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो एक चीज देखिए, पहले इधर 2 ग्राम और 16 ग्राम, इधर भी 18 ग्राम था और इधर भी 18 ग्राम था। तो ये हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम से जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान का तो न सृजन होता है न ही विनाश, मतलब जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही द्रव्यमान रहेगा। तो पहले भी देखिए, दो जो मिलाकर 18 हो रहा था और इधर जो प्रोडक्ट हम लोग का बना वहां पर भी 18 हो रहा है। मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम को प्रदर्शित करता है, क्योंकि द्रव्यमान का न सृजन हुआ, मतलब द्रव्यमान नहीं तो बना, और ना ही द्रव्यमान का विनाश हुआ। तो 19 का भी ए हो जाएगा। 20 में, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, ये किस नियम को दर्शाता है। तो ये स्थिर अनुपात का नियम को दर्शाता है। नंबर 21, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापते हैं। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। परमाणु बहुत छोटा चीज होता है, इसलिए उसको नैनोमीटर में मापते हैं। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है। देखिए 23rd क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। 23rd में किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो देखिए पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, कोई भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो उसका आंसर होगा अणु, नंबर बी। 24 में बोल रहा है जल की परमाणुकता कितनी है। तो पहले हम लोग जल की परमाणुकता, जल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसीलिए जल का परमाणुकता हो जाएगा 3। 25 में बोला है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता, कितना बोला है देख रहे हो कि 5 है, किस यौगिक की परमाणुकता 5 है। तो 5 मतलब हम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा। पहले अमोनिया दिया हुआ है, अमोनिया का होगा NH3। उसके बाद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaOH2। और लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का होगा CaCO3, CaCO3। और लास्ट में दिया हुआ है जल, जल हम लोग जानते हैं H2O। अब देखिए किसका परमाणुकता 5 है। पहले जो NH3 है यहाँ पर 4 होगा,
यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। एक कैल्शियम होगा, एक कार्बन होगा, 3 ऑक्सीजन, 3 4 5, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा CaCO3। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। 26 बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2। 27 में है नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करे। आणविक द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान नाइट्रिक अम्ल का निकालने बोल रहा है। तो नाइट्रिक अम्ल का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 63। 1 + 14 + 3 × 16 = 63। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम इजी है। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग को कोशिका चैप्टर में दिया हुआ है। कोशिका की खोज किसने की? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कोशिका की खोज किसने की, हो सकता है ये भी दिया सकता है कि कोशिका की खोज कब हुआ था। तो देखिए कोशिका की खोज किसने की, उसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। और अगर दिया रहता है कोशिका की खोज कब हुआ तो इसका आंसर होता 1665। 29 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है? तो यहाँ पर पैरामीशियम जीव होगा जो एक कोशिकीय होता है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली होगा, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो जंतु कोशिका में नहीं होती, और वही उसका सबसे बाहरी परत होती है। मतलब पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होगी, और जो सेलुलोज से बनी होती है। और वही क्वेश्चन उसका बाद में दिया हुआ है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ जो ग्रहण करता है उस प्रक्रिया को बोलता है एंडोसाइटोसिस। कोशिका में आनुवंशिक गुणों की संरचना कहाँ होती है? तो कोशिका में आनुवंशिक गुणों की संरचना गुणसूत्र में होती है। कोशिका में आनुवंशिक गुणों की संरचना गुणसूत्र में होती है, जो 23 जोड़ा गुणसूत्र रहता है, मतलब 46 गुणसूत्र रहता है। 34 नंबर क्वेश्चन है लाइसोसोम कहाँ बनता है? तो लाइसोसोम गोल्जी उपकरण कौन बनाता है? तो लाइसोसोम गोल्जी उपकरण बनाता है। 35 नंबर क्वेश्चन किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका का एक समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कोशिका का समूह उत्तक कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तक। 36 नंबर क्वेश्चन है तना के शीर्षक भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा नंबर ए डी। देखिए दोनों ऑप्शन सेम है, विभोजोत्तक यहाँ पर भी है विभोजोत्तक, दोनों में से कोई एक भी ठीक हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पौधों में पत्तियों द्वारा भोजन का संवहन पौधों के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? तो देखिए जब भोजन का संबंध दिया रहेगा तब हो जाएगा फ्लोएम, और जब अगर क्वेश्चन यहाँ पर जल का दिया रहता तब यहाँ पर हो जाता जाइलम। भोजन का फ्लोएम करता है, जल का जाइलम करता है। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, तो इसका आंसर होगा टेंडन। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना टेंडन है। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल के रेशे में स्क्लेरेनाकाइमा उत्तक पाया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 39 का। लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन अस्थि एक उत्तक है, अस्थि एक संयोजी उत्तक है, अस्थि एक संयोजी उत्तक है। तो देखिए सेट 1 का 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रात तक सेट 2 का भी शायद अपलोड कर देंगे, तो ध्यान से 40 क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्योंकि सेट जैक द्वारा अपलोड किया गया है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।